गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि आपको पता है आपका नेक्स्ट सेमेस्टर स्टार्ट हो चुका है, फोर्थ सेमेस्टर, और इसमें आपकी अभी के इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग आपको ऑनलाइन क्लासेस ही अटेंड करनी है। लेकिन डाउट क्लासेस का शेड्यूल वही रहेगा जो लास्ट सेमेस्टर में था कि आप अपने जो आपके डेज हैं उसके अकॉर्डिंग ले आकर के अपना डाउट ले सकते हैं। तो अभी हमारे पास मैंने आपको ग्रुप में सिलेबस भी सेंड किए हुए हैं। तो आपके पास जो इस सेमेस्टर में जो 4 यूनिट्स हैं उनमें सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे एल्डिहाइड और कीटोन। तो एल्डिहाइड कीटोन यूनिट थोड़ी बड़ी यूनिट है। इसमें जो चीज़ें हम कवर करेंगे आपको बेसिकली ध्यान से करनी है सभी। अगर आप एल्डिहाइड और कीटोन की अगर बात करते हैं तो हमारे पास सिर्फ दिमाग में आता है ये कार्बोनिल। ठीक है, अगर इस कार्बोनिल के किसी एक साइड H है तो इस ग्रुप को हम बोल देते हैं एल्डिहाइड, और अगर इस कार्बोनिल के दोनों साइड कार्बन है तो हम इसको बोल देते हैं कीटोन। ठीक है, अब जो एल्डिहाइड और कीटोन है वो बेसिकली इस कार्बोनिल सिस्टम के ही डेरिवेटिव हैं। तो जब एल्डिहाइड और कीटोन हम इनको अलग अलग पढ़ेंगे, इनमें जो चीज़ें होंगी, जो इनकी रिएक्टिविटी होगी, इनकी रिएक्शंस होगी, प्रिपरेशन होगी, सिंथेसिस जो भी होगी, उसको हम प्रॉपर्ली डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम जो इनमें कॉमन चीज़ है उसको डिस्कस करते हैं, जो आपका कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है। तो ये जो बॉन्ड यहाँ पे प्रेजेंट है ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे हमारे पास कोई कार्बन बॉन्ड कार्बन होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इन दोनों में सिमिलैरिटी क्या क्या है। फर्स्ट सिमिलैरिटी तो इन दोनों में ये है, सिमिलैरिटीज देखिए आप, इसमें भी एक सिग्मा बॉन्ड है, इसमें एक पाई बॉन्ड है, इसमें भी एक सिग्मा है एक पाई है। तो सबसे पहली सिमिलरिटी होगी एक सिग्मा बॉन्ड है और एक पाई बॉन्ड है। ठीक है, सेकंड सिमिलरिटी हमारे पास हो गई कि दोनों के दोनों स्ट्रक्चर में जो कार्बन है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। अब आपको पता है sp2 हाइब्रिडाइजेशन जहाँ पे होती है वहाँ स्ट्रक्चर कैसा होता है, प्लेनर। तीसरी सिमिलरिटी होगी आप इसमें कि दोनों प्लेनर स्ट्रक्चर हैं। ठीक है, ये तो होगी इन दोनों में सिमिलैरिटीज की क्या क्या चीज़ें सेम है। अब इन दोनों में कुछ डिफरेंसेस भी हैं। ठीक है, अब डिफरेंसेस क्या क्या हैं। सबसे पहला तो जो कार्बन डबल बॉन्ड यहाँ कार्बन है और यहाँ कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, उन दोनों की बॉन्ड लेंथ में फ़र्क है। आपका कार्बन ऑक्सीजन जो यहाँ पे है ये वाला बॉन्ड, ये बॉन्ड आपका स्मॉलर है, इसकी बॉन्ड लेंथ कम है, और कार्बन कार्बन वाले की बॉन्ड लेंथ ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पे जो ऑक्सीजन एटम है उसका साइज छोटा है, इसलिए ये बॉन्ड आपका शॉर्ट हो जाएगा। एक डिफरेंस हो गया। दूसरा, यहाँ पे पार्शली पॉजिटिव और पार्शली नेगेटिव रहता है, और यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है क्योंकि दोनों एटम है डिसिमिलर इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी की एटम नहीं है। तो इसका मतलब आपका यहाँ पोलैरिटी डिफरेंस नहीं होता, यहाँ पोलैरिटी डिफरेंस है। तो मतलब आपका कार्बन ऑक्सीजन जो बॉन्ड होता है वो आपका पोलर होता है, और जो कार्बन डबल बॉन्ड है वो आपका नॉन पोलर बॉन्ड है। ठीक है, सेकंड थिंग, जब आप इसकी एडिशन कहीं कराते हो, इस सिस्टम पे कोई रिएक्शन कराते हो, तो उस केस में ये इलेक्ट्रॉन रिच की तरह बिहेव करता है। इलेक्ट्रॉन रिच है, तो इस इलेक्ट्रॉन रिच सिस्टम जब अटैक करता है तो इसके अंदर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन आराम से हो जाती है। मतलब ये आपका इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन दे सकता है जो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल आएगा, इस पर अटैक करेगा, इसको मूव कराएगा, तो मतलब आपका यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होती है जो आपका कार्बन डबल बॉन्ड वो है। तो ये इन बॉन्ड की सिमिलैरिटी जो डिफरेंसेस हो गए हैं कि आपका ये बॉन्ड किस तरीके से बिहेव करता है और क्या क्या इनकी प्रॉपर्टीज रहती हैं। तो इस तरीके से कार्बन डबल बॉन्ड से अलग है और इन तरीक़ों से कार्बन डबल बॉन्ड से सिमिलर है। ठीक है, अब नेक्स्ट करते हैं। ये क्वेश्चन कई बार आपको 2 मार्क्स में आ जाता है कि कार्बन डबल बॉन्ड के साथ सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस आप इसके बता सकते हैं।
अब इसका नेक्स्ट आता है नोमेनक्लेचर। इसमें आपको पता भी है कि इसमें दो टाइप के सिस्टम होते हैं, एक आपका कॉमन नेम होता है और एक आपका आईयूपीएसी नेम होता है। ठीक है, अब देखिए जैसे मैं सिंपल एग्जांपल ले लेता हूँ। सबसे पहले इसका कॉमन नेम देखिए तो इसको फॉर्मेल्डिहाइड बोलते हैं। अब एल्डिहाइड होने के लिए मिनिमम कंडीशन क्या बताई थी मैंने भी आपको, कि आपके पास मिनिमम ये होना चाहिए, एक साइड तो एच लगा होना चाहिए। तो मैंने लिख दिया फॉर्मेल्डिहाइड, और इसी का आईयूपीएसी नेमिंग होता है। आईयूपीएसी नेमिंग आप कैसे करते हो, उसमें आप प्रोपर सिस्टम फॉलो करते हो, सेकेंडरी परफिक्स, प्राइमरी परफिक्स, फिर उसके बाद वर्ड रूट देखते हैं, फिर प्राइमरी सफिक्स देखते हैं, फिर सेकेंडरी सफिक्स देखते हैं। तो अब कितने कार्बन है, एक कार्बन कंपाउंड है और सिंगल बॉन्ड, तो मिथेनल। जब आपका एल्डिहाइड कहीं पे लगा होगा, एल्डिहाइड ग्रुप, तो लास्ट में अल लिखा जाएगा, और अगर आपका कहीं कीटोन ग्रुप लगा हुआ है उसमें तो लास्ट में ओन लिखा जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही हो गया। ऐसे मैं आगे भी लिख सकता हूँ। इसका नेक्स्ट डेरिवेटिव लिखूँ अगर मैं CH3H, यहाँ पे देखें तो इसको एस्टेल्डिहाइड बोलते हैं, और यहाँ पे दो कार्बन आ गए तो इस टर्म्स में बोलते हैं इसको इथेनल। ठीक है, एंड सो ऑन। आप बहुत सारे आगे कर सकते हैं, आपकी बुक में गिवन है, आप उसको देख सकते हैं। तो ये मैंने आपको एल्डिहाइड के रिगार्ड में बताया। अब कीटोन का देख लेते हैं ऐसे ही। कीटोन में सपोज कीजिए आपके पास कोई स्ट्रक्चर है, मैंने आपको बताया दोनों साइड कार्बन मिनिमम होना चाहिए। ठीक है, इसको आप कॉमनली बोल देते हो एसीटोन, एसीटोन। और अगर हम इसको उस टर्म्स में जा कर के लिखेंगे तो अब देखो इसका नंबरिंग करो 1 2 3, तो इसमें आएगा प्रोप एन 2 ओन। ठीक है, तो इस तरीके से और भी कोई डेरिवेटिव आप इसका ले सकते हैं। तो अकॉर्डिंगली आप कॉमन नेम और उसका आईयूपीएसी नेमिंग कर सकते हो। इसमें कोई साइक्लिक स्ट्रक्चर भी हो सकता है। ठीक है, तो आईयूपीएसी नेमिंग आपने 11th क्लास से पढ़ते आए हो, तो वही फॉर्मूले यहाँ पुटअप आपने बिल्कुल करने हैं। तो इस तरीके से आप इसका नोमेनक्लेचर कर सकते हैं। अब इसके नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। जब नोमेनक्लेचर कर लिया, अब इसके बाद आता है इसमें हमारे पास कि आप इसको बनाते कैसे हैं, एल्डिहाइड या कीटोन की आप सिंथेसिस कैसे करेंगे, प्रिपरेशन कैसे करेंगे। सिंथेसिस ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। ठीक है, कि आप इसको बनाते कैसे हैं एल्डिहाइड कीटोन को। तो उसमें आपके लिए ज़रूरी होता है कि आप सबसे पहले से हम देख रहे हैं इसमें कि हम इसको अल्कोहल से बनाते हैं, फ्रॉम अल्कोहल। अगर हम अल्कोहल की ऑक्सीडेशन कर देते हैं तो आपके पास बनना चाहिए एल्डिहाइड या कीटोन। लेकिन बन तो सकता है, मैं आपको एग्जांपल दूंगा, आप बना भी सकते हो। CH2OH, मान लो RCHO बना दिया आपने। ठीक है, ये प्रोबेबिलिटी मैंने प्राइमरी अल्कोहल लिया। अगर मैं कोई सेकेंडरी अल्कोहल ले लेता हूँ यहाँ पे और इसकी भी हम ऑक्सीडेशन कर देते हैं तो आपके पास यहाँ बन जाएगा कीटोन। ठीक है, तो इस तरीके से आप एल्डिहाइड या कीटोन बना सकते हैं। इसके लिए हम रिजेंट यूज कर सकते हैं, K2Cr2O7 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है ये भी H2SO4 के साथ। ठीक है, तो आपके पास ये हमने एल्डिहाइड जनरेट कर दिया और ये आपका कीटोन हो गया। तो हमारे पास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जिनके बेसिस पे हम इसको कर सकते हैं कि ये अब यहाँ पे क्या हुआ है, ऑक्सीजन का हाइड्रोजन का रिमूवल हुआ है, तो इसका मतलब आपका ऑक्सीडेशन हुई है यहाँ पे। तो बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल यू कैन डू सिंथेसिस ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन। अब जो आप ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज़ कर रहे हो उसमें स्पेसिफिसिटी आ जाती है कि आप किसको यूज़ करोगे तो आपको प्रोडक्ट मिलेगा। अब इस रिएक्शन के साथ प्रॉब्लम क्या रहती है, अगर आपने एल्डिहाइड बना दिया, ठीक है, रिएक्शन अगर फर्दर ऑक्सीडेशन होगी तो आपके पास एसिड बन जाएगा RCOH। ठीक है, ये प्रॉब्लम प्राइमरी अल्कोहल के साथ होती है।
तो आपको तो एल्डिहाइड स्टेज तक रिएक्शन रोकनी है, तो आपको कंट्रोल्ड अमाउंट में रिएक्शन करनी पड़ती है। उसके लिए डिफरेंट रिएजेंट्स का कॉम्बिनेशन हम यूज़ करते हैं, जिससे आप रिएक्शन को सेम पाथवे में प्रॉपरली आप इसको कर सके और आपको डिजायर्ड प्रोडक्ट मिले, अनवांटेड प्रोडक्ट ना मिले। ठीक है, तो इस तरीके से आप एल्कोहल से भी अपना एल्डिहाइड कीटोन को जनरेट कर सकते हैं। अब इसमें जो इन जनरल रिएक्शन है उसमें आपका मैकेनिज्म गिवन है कि किस टाइप से रिएक्शन होती है। तो सिंपली दे रखा है आपका, मान लो सपोज है यहाँ आपके पास कोई भी एल्कोहल है यहाँ पे, और साथ में आप K2Cr2O7 का सिस्टम या जो भी क्रोमेट का सोल्ट है उसको यूज़ कर रहे हो। ये इसका एक्टिव फॉर्म होती है जब आप इसको रिएक्शन कराते हो, मतलब आपने Cr2O7 2 नेगेटिव, K2 मैंने पॉजिटिव 2 हटाए हैं, उसको आप एसिडिक मीडियम में यूज करते हो, वाटर प्लस 2H पॉजिटिव, उस कंडीशन में अगर आप यूज करते हैं तो इस टाइम पे आपके पास ये सिस्टम जनरेट होगा और इसके 2 मोल जनरेट हो जाएंगे। इसको हम लिखेंगे H2Cr और O4, ये यहाँ जनरेट हो जाता है और इसको हम जब रिएक्शन कराते हैं तो ये यहाँ से रिएक्शन स्टार्ट होगी। ठीक है, तो जब आपकी रिएक्शन स्टार्ट होएगी यहाँ से, तो उस कंडीशन में ये दोनों मिलके इसके साथ एक क्रोमेट का एस्टर बना लेते हैं। जो क्रोमेट एस्टर, अब देखिए आपको करना क्या है, यहाँ से सिर्फ वाटर मॉलिक्यूल निकाल दीजिए और जोड़ दीजिए बाकी को, और इसमें जो आपकी रिएक्शन है वो RCH2 ऑक्सीजन क्रोमियम, ये बन गया आपका। ठीक है, इसको क्रोमेट एस्टर बोल रहे हैं हम, क्रोमेट एस्टर। तो ये आपकी रिएक्शन यहाँ तक तो होगी। इसके बाद अब आपको इस रिएक्शन को पाथवे को फर्दर प्रोसीड करना है। तो उस कंडीशन में क्या होता है, जो आपने क्रोमेट एस्टर जनरेट किया है, सपोज करो मेरे पास कोई भी यहाँ पे इसमें वाटर यूज़ किया है हमने, वाटर रिएक्शन के अंदर होगा, तो वाटर मोइटी है, मान लो इसके लोन पे इस पर अटैक करते हैं तो ये यहाँ से मूव करेगा, और जब ये यहाँ से मूव करेगा तो ये बॉन्ड टूटेगा यहाँ से। ठीक है, जो बॉन्ड वहाँ से आपका ब्रेक होगा वो आपके पास अब फर्दर स्पीसीज जनरेट करेगा। अब मतलब क्या हो रहा है, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होना है, तो आपके पास जब स्पीसीज जनरेट हुई है वो है RCH, उसने भी ड्रॉ कर लिया था, एक H ऊपर बचा हुआ है, और डबल बॉन्ड यहाँ ऑक्सीजन आ गया है, और रिमेनिंग स्पीसीज को लिख दीजिए Cr डबल बॉन्ड, यहाँ पे नेगेटिव है, जो आपके नेगेटिव जो स्पीसीज यहाँ पे जनरेट हुई है ये, और ये दोनों मिलके क्या बनाएंगे, H3O पॉजिटिव। ठीक है, तो आपने H पॉजिटिव जैसे रिएक्शन स्टार्ट की थी वैसे एलिमिनेट आउट हो जाएगा रिएक्शन के बाद वो। तो ये आपके पास डिजायर्ड प्रोडक्ट आ गया है जो हमने बनाया था इस रिएक्शन में। ठीक है, तो आपने अल्कोहल प्राइमरी से स्टार्ट किया था और आपके पास ये प्रोडक्ट बन गया है। अगर आप सिमिलरली या सेकेंडरी यूज करते हो तो R यहाँ पे आएगा, तो मतलब यहाँ फाइनली R आ जाएगा, कीटोन बन जाएगा। दोनों का जो रिएक्शन मैकेनिज्म का पाथवे है वो लगभग हमारा यहाँ पे सिमिलर ही रहता है। तो इस तरीके से ये मेथड आपके पास कि आप इसके अंदर ये सिंथेसिस कर सकते हो। अब जो आपने यहाँ पे ये रिएक्शन कर दी है, ये आपका क्रोमेट के बेस पे रिएक्शन होगी कि एसिडिक मीडियम में क्रोमेट किस तरीके से ऑक्सीडेशन करता है। अब इसमें मैंने आपको बताया था कि कुछ हम रिजेंट यूज करते हैं, स्पेसिफिक मेथड्स यूज करते हैं ताकि रिएक्शन क्लीन जाए और आपको इल्ड अच्छी मिले। वो कौन कौन से है वो देख लेते हैं एक बार। देखिए, ऑक्सीडेशन के लिए हम PCC यूज़ कर सकते हैं, PDC यूज़ कर सकते हैं, कोलिन्स रिजेंट यूज़ करते हैं, और जोन्स रिजेंट यूज़ कर सकते हैं। अब ये एक्चुअल में है क्या कि वो हम देख लेते हैं। पिरिडीन क्लोरोक्रोमेट, मतलब आप क्रोमेट ले लीजिए, साथ में पिरिडीन और HCl, इसको बोलते हैं PCC। अब ये क्या है, पिरिडीन डाइक्रोमेट, मतलब आपका एक पिरिडीन है और साथ में 2 क्रोमेट के मॉलिक्यूल हैं, ये हो गया आपका PDC। ठीक है, तो इस तरीके से हम देख सकते हैं। और अगर आप यहाँ पे क्रोमेट प्लस पिरिडीन और प्लस सोलवेंट, मैं सिर्फ सोलवेंट क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि सोलवेंट अलग अलग लिखने से इसमें प्रोडक्ट अलग अलग ही बनते हैं। ये हो गया। अब उसके बाद अगर क्रोमेट को आप यूज करोगे H2SO4 के साथ,
मतलब CrO3, इसमें हम एक्वस एसीटोन भी रखते हैं, एक्वस एसीटोन और एक्वस H2SO4, ये इसको बोलते हैं जोन्स रीजेंट। ठीक है, ये अलग अलग आपके पास रीजेंट यहाँ पे प्रेजेंट है। अब जो आप यहाँ पे ऐड करते हो, ये कैटालिटिक अमाउंट में ऐड करते हैं हम यहाँ पे। कैटालिटिक अमाउंट क्या होती है, ऐसा नहीं कि बहुत सारे मोल डाल दिए कि आप उसके 0.1 0.25 इस टाइप के मोल डालोगे, थोड़ा जो कैटलिस्ट की तरह एक्ट करता है सिर्फ। ठीक है, तो ये आपके पास डिफरेंट हो गया। अब आप पूछोगे कि फिर अगर ये अलग अलग है तो क्या ये अलग अलग प्रोडक्ट बनाते हैं? तो अलग अलग प्रोडक्ट बनाते हैं, लेकिन हर एक की खूबी है, हर एक की एक अपनी स्पेसिफिसिटी है कि वो इस टाइप की रिएक्शन देता है। अब देखो 1 बाय 1 करके डिस्कस करते हैं। अगर आपके पास कोई भी प्राइमरी अल्कोहल है, जैसे ये उसको प्राइमरी अल्कोहल को एल्डिहाइड स्टेज तक ही ऑक्सीडाइज करता है, फर्दर ऑक्सीडाइज नहीं करता। और अगर आपके पास कोई कीटोन प्रेजेंट था सिस्टम यहाँ, जैसे यहाँ पे अगर कोई सेकेंडरी अल्कोहल था तो उसको एक कीटोन में कर देता है इस तरीके से। ठीक है, टर्सरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन नहीं होता। तो ये बन गया आपके पास। अब ये क्या करता है, ये रिएक्शन देगा, नो प्रॉब्लम, लेकिन इसमें एसिडिक मीडियम है, H पॉजिटिव है, तो अगर कोई भी साइड रिएक्शन की पॉसिबिलिटी होगी, कुछ साइक्लाइजेशन वगैरह की, तो ये वो दे सकता है। तो साइड रिएक्शंस पॉसिबल हैं। ठीक है, अगर उसमें और कोई ग्रुप प्रेजेंट होगा या साइक्लाइजेशन की पॉसिबिलिटी होगी। लेकिन अगर आप इसके अंदर बफर का एडिशन कर देते हैं, बफर सॉल्यूशन का, तो तब ये साइड रिएक्शन नहीं देगा, नो साइड रिएक्शन। ठीक है, अब इस पे आते हैं PDC पे। जो PDC होता है उसका काम भी यही है, वो आपका प्राइमरी सिस्टम को प्राइमरी अल्कोहल लिया, उसका फर्दर ऑक्सीडेशन करेगा, ये बन गया। ठीक है, सिमिलरली आपके पास जो सेकेंडरी अल्कोहल है उसका भी सिमिलरली लेगा, उसको कीटोन बना देगा। और इसमें इसके कंपैरिजन में क्या खूबी है, ये कोई भी साइड रिएक्शन नहीं देता, नो साइड रिएक्शन, क्योंकि हमने इसके अंदर एसिडिक मीडियम यूज ही नहीं किया। एसिडिक मीडियम में क्या होता है बेटे, कुछ रिएक्शन एक्स्ट्रा आपकी स्टार्ट हो जाती है कई बार। जैसे मान लो ऑक्सीजन का या NH2 कोई भी लोन पेयर कंटेनिंग एटम वहाँ प्रेजेंट है, तो H पॉजिटिव ले लेगा। अगर H पॉजिटिव लेगा तो फर्दर उसकी रिएक्शन स्टार्ट हो सकती है, उसको एक्टिवेट कर सकता है। लेकिन यहाँ पे कोई साइड रिएक्शन नहीं है, इसलिए इसका ठीक है। अब यहाँ इसकी बात करते हैं, इसकी हम बोल रहे हैं सोलवेंट पे डिपेंडेंट क्यों है ये। ठीक है, अब सोलवेंट डिपेंडेंट होने के पीछे इसका क्या रीज़न है कि आप जिस टाइप का सोलवेंट यहाँ यूज़ करोगे आपको उसी टाइप का प्रोडक्ट मिलेगा। मान लो आपने सोलवेंट यूज़ किया DCM, डाइक्लोरोमीथेन, या DMF यूज किया आपने, NN डाई फोरामाइड इसको बोलते हैं, डाइमिथाइल फोरामाइड, और यहाँ पे आपका अगर आपने अल्कोहल एज अ सोलवेंट यूज कर लिया, तो तीनों में आपके पास प्रोडक्ट अलग अलग मिलेगा, आपको उसका पता होना चाहिए। सबसे पहले आप यूज कर रहे हो DCM, अगर आप सिस्टम यहाँ पे यूज कर रहे हो तो आपको मिलेगा एल्डिहाइड। अगर आप DMF यूज कर रहे हो तो आपको यहाँ पे मिलेगा एसिड, फर्दर मतलब एक ऑक्सीडेशन कर देगा। अगर आप अल्कोहल यूज कर रहे हो तो आपको फाइनल एसिड के बाद भी एस्टर बन के मिलेगा। ठीक है, तो इन तीनों के सॉल्वेंट के ऊपर अलग अलग इसके आपके पास प्रोडक्ट्स हैं, ये देखिए। ठीक है, तो आपके DCM लोगे तो उसके साथ एल्डिहाइड बनेगा, DMF लोगे तो एसिड बनेगा, यहाँ इस टाइप का बनेगा, यहाँ इस टाइप का बनेगा, और यहाँ पे ये बनेगा। ठीक है, तो इसलिए ये कोलिन्स रीजेंट आपका सोलवेंट डिपेंडेंट है, अलग अलग इसके प्रोडक्ट यहाँ पे बनते हैं। बाकी सभी रिएक्शन ऑक्सीडेशन इसी की तरह करेगा, पहले इन्होंने की थी वैसे ऑक्सीडेशन करेगा। अब बात आती है जोन्स रीजेंट की। जोन्स रीजेंट क्या करता है, अगर आपके प्राइमरी अल्कोहल कोई प्रेजेंट है तो उसको कन्वर्ट कर देगा एसिड में। ठीक है, अगर सेकेंडरी अल्कोहल प्रेजेंट है तो वो आपका कीटोन में ही जाएगा, उसकी फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं होगी। ये आपके पास जो सिस्टम है इसकी खूबी है। दूसरा, इसके मान लो कहीं सिस्टम में साथ में कहीं कोई डबल बॉन्ड वगैरह कुछ भी प्रेजेंट है, ये उसको बिल्कुल नहीं छेड़ता। डबल बॉन्ड वगैरह अनअफेक्टेड रह जाते हैं, उसको कोई साइड रिएक्शन वगैरह के लिए प्रमोट नहीं करेगा। ठीक है,
तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी, डेफिनेटली इस पर क्वेश्चन आता है, और आपके कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी। इसलिए मैंने इसको इतना डिटेल में बताया है, क्योंकि आपके पास जो ये रीजेंट्स हैं इनकी आपके पास आता है एग्जाम में कि इनकी क्या स्पेसिफिसिटी है, क्या इनके एडवांटेज है इनको यूज़ करने की। तो एडवांटेज आप बता सकते हो कि अगर आप पीसीसी यूज़ करोगे, नहीं सिंपल आपकी K2C R2C7 वगैरह में क्या होता है, आपकी फर्दर ऑक्सीडेशन के चांस रहते हैं। लेकिन यहाँ पे आपके पास सेलेक्टिव सिस्टम यूज़ करोगे तो सेलेक्टिव ही प्रोडक्ट मिलेगा। अगर आप बफर सॉल्यूशन यूज़ कर लोगे तो यहाँ साइड रिएक्शन की पॉसिबिलिटी भी नहीं रहेगी, यहाँ तो साइड रिएक्शन होती ही नहीं, और यहाँ आपका सॉल्वेंट डिपेंडेंट है। यहाँ पे अगर आपको प्राइमरी अल्कोहल से एसिड बनाना है तो स्पेसिफिकली जोन से रिजेंट यूज़ कर सकते हो। अगर आप कीटोन स्टेज पर रोकना है और कोई डबल बॉन्ड वगैरह प्रेजेंट है उसको अनअफेक्टेड छोड़ देगा ये। तो इस तरीके से आपके पास एल्डिहाइड या कीटोन के जो डिफरेंट रिएजेंट्स हैं उसके बेसिस पे आप इसको कर सकते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट चाहो तो ले सकते हो, इंपॉर्टेंट है ये। टर्सरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन ये लोग नहीं करते, इन रिएजेंट से टर्सरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन नहीं होती। तो ये आपके पास स्पेसिफिक मेथड हो गए सभी के, और एग्जाम में क्वेश्चन यूजुअली आता है कि इनकी एडवांटेज क्या रहती है। एडवांटेज मैंने आपको बताई दी, सेलेक्टिविटी है इनके अंदर कि सेलेक्टिवली जो चाहते हो आपको वो वाला ही प्रोडक्ट मिलेगा, एक्स्ट्रा उसमें कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये आपके पास हो गया। अब देखो एडवांटेज में मैंने आपको बता ही दिया, एक आपके सिलेबस में एडवांटेजेस भी, एडवांटेजेस हमारे पास रहती है सिर्फ सेलेक्टिविटी की, जो आप चाहते हो आपको उसी टाइप का प्रोडक्ट यहाँ पे मिल जाता है। अब आपके पास जो ये सेलेक्टिविटी मैंने आपको बताई है, अब देखिए जितने भी हमने अभी रिजेंट किए थे ये सभी नॉन एक्वस थे, इनके अंदर कोई एक्वस मीडियम यूज नहीं होता था। और एक्वस मीडियम यूज करने में क्या प्रॉब्लम होती है, जो मैंने भी आपको थोड़ी देर पहले मैकेनिज्म बताया था, जहां हमने एल्डिहाइड जनरेट कर लिया था यहाँ तक, अगर उसके अंदर एक्वस मीडियम रहेगा, मतलब वाटर उसके अंदर अगर कहीं से उसको मिल जाता है तो वो अपने आप को यहाँ कन्वर्ट कर लेता है, उस पर अटैक करेगा वाटर और ऐसे OH बना लेगा, मतलब हाइड्रेट सिस्टम उसका जनरेट हो जाएगा। और इस हाइड्रेट सिस्टम पे आप देखिए, अगर आपका हाइड्रेट जनरेट हो गया और दोबारा हमने उसमें क्रोमेट डाल दिया जो उसकी एक्टिव फॉर्म थी, कर दीजिए आप किसी एक वाटर मॉलिक्यूल को बाहर निकाल दीजिए, और ये जब जुड़ेगा यहाँ पे तो आपका एक R लगा हुआ है, यहाँ पे H है और ऑक्सीजन, साथ में क्रोमेट, यहाँ पे OH। अब आप देखिए अगर जैसे इसमें फर्दर रिएक्शन हुई थी, जो वाटर का कोई मॉलिक्यूल आएगा इस पे अटैक करेगा, जब इस पे अटैक होगा तो ये इसको बॉन्ड को यहाँ मूव कर देगा और ये आपका बाहर निकल जाएगा। मतलब आपके पास RC डबल बॉन्ड OH और साथ में उधर आपका CR डबल बॉन्ड नेगेटिव और साथ में हाइड्रोनियम आयन। ये प्रॉब्लम हो जाती है, आपका फाइनल प्रोडक्ट एल्डिहाइड स्टेज तक ना रुक के एसिड स्टेज तक पहुंच जाता है, और आपको एसिड तो नहीं चाहिए था, एल्डिहाइड चाहिए था। क्योंकि यहाँ पे K2CO2 में जब आप H2SO4 वगैरह यूज़ कर रहे हो तो हम वहाँ पे आपका H2SO4 जो सिस्टम यूज़ कर रहे हैं उसमें वाटर होता है, वहाँ मॉइस्चर की पॉसिबिलिटी रहती है, एक्वासिस्टम होते हैं सारे वो। उन एक्वासिस्टम के अंदर आपकी रिएक्शन फर्दर स्टेज तक जाएगी, इससे ये बनने के बाद भी उसमें ये वाटर मॉलिक्यूल इंटरेक्ट करेगा और हाइड्रेट बना देगा, जो हाइड्रेट फर्दर रिएक्शन देगा और आपका फाइनल प्रोडक्ट एसिड मिल जाएगा। तो आपको कंट्रोल्ड अमाउंट में आप ऑक्सीडेशन नहीं कर पा रहे थे, तो ये प्रॉब्लम होती है। लेकिन ये सभी जितने भी आपके रिएजेंट हैं ये सारे नॉन एक्वस हैं, ये एक्वस नहीं है मतलब पानी नहीं है इनमें, तो इसीलिए आपकी ये रिएक्शन फर्दर नहीं होती, जहाँ तक प्रोडक्ट बनता है रिएक्शन वहीं रुक जाती है। तो ये आपकी मेन एडवांटेज रहती है इसके अंदर कि आपकी जो रिएक्शन है वो किस पाथवे से या कैसे आपके यहाँ तक फॉलो करती है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।